अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोला कि भारत के जो अपनी पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा संधियों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। 1996 में भारत के 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षर महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान में शामिल है, जो कि यह सत्य है, जो क्या है, एक सत्य है। अब 1946 में 1996 में भारत और नेपाल के बीच क्या होता है, तो महाकाली संधि होता है, जिसको इसके लिए किस लिए महाकाली नदी के लिए होता है, और यह साथ साथ पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का भी निर्माण करता है। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुआ था किसका, गंगा जल संधि पर फरक्का में गंगा के पानी बंटवारे के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया था। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था गंगा जल संधि फरक्का में हुआ था, किसके लिए, तो है गंगा के पानी के बंटवारे के लिए हुआ था, जो कि यह जो कथन है, इसलिए यह कथन क्या है, ये के लिए किया प्रदान करता है। हालांकि यह पूरे वर्ष जल बंटवारे को अनुमति नहीं देता है, इसके बजाय यह मौसमी साझाकरण समझौते को निर्देशित करता है, विशेष रूप से शुष्क मौसम जनवरी से मई के दौरान। इसलिए यह कथन क्या है, तो ये कथन गलत है। दूसरा नंबर कथन क्या है, गलत है। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, महाकाली संधि कब हुआ, तो क्वेश्चन पूछेगा महाकाली संधि कब हुआ, तो 1996 में हुआ भारत और नेपाल के बीच, किसके लिए, महाकाली नदी के लिए और पंचवर्षीय बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। अब क्या है, गंगा जल संधि 1996 में हुआ, किसके जल, ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, फरक्का बैराज गंगा नदी के पानी को साझा के लिए 1996 में हुआ, सहयोग किया गया था। और आगे क्या है, सीमा पार नदियाँ की क्या है, तो भारत नेपाल संबंध के महाकाली संधि जल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि साझा संसाधनों और आपसी लाभों पर प्रकाश डालती है। फिर क्या है, भारत बांग्लादेश जो कि गंगा जल संधि से संवाद और के समझौते के माध्यम से सीमा पर जल मुद्दे को संबोधित करने के लिए के महत्व को रेखांकित करता है। और सीमा पार नदियाँ, भारत अपने पड़ोसियों के साथ सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तीस्ता हो गया सहित कई प्रमुख जो नदियाँ हैं, जिसके लिए मजबूत जल साझाकरण ढांचे की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया के एक SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में केंद्रीय विद्यालयों की गोद लिया गया है, तो कितने लिया गया है, तो 6। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक द एडवेंचर ऑफ काकाबाबू खंड 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काकाबाबू का पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास है। दूसरा क्या, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शासन पर एक राजनीतिक व्यंग है। तीसरा क्या, बंगाल में लेखक के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों पर आधारित एक आत्मकथा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल कौन सा सही है, यह जो है ना द एडवेंचर ऑफ काकाबाबू खंड प्रथम, ये क्या है, एक रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित एक जासूस काकाबाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास है। क्या है, साहसिक उपन्यास है। काकाबाबू के बारे में सोचते, काकाबाबू जो है ना, काकाबाबू जो है क्या है, तो एक सुनी ये काकाबाबू का चरित्र मूल रूप से राजा राय चौधरी नाम का एक सुनील गंगोपाध्याय द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक जासूस है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक के रूप में चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वच्छता पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया है, तो वह है नरेंद्र मोदी। यानी किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वच्छता पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया, तो वह है कौन, नरेंद्र मोदी। कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल है, तो वह है स्लंप। क्या है, स्लंप है।
जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य? जनसंख्या घनत्व है क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों, प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों। निम्नलिखित को से जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है। कौन सा था? ए सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आर क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जेनरेटिव डिजाइन को लागू करने के लिए मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो वह है न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचना, लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन करना। न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन करना। न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन करना। यांत्रिक विन्यास का क्या था? अनुकूलन करना। अगला क्वेश्चन है क्या कि कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य के अंतः कोशिकीय पाचन। कोशिकाओं में लाइसोसोम के कार्य क्या है? तो कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य है कि अंतः कोशिकीय पाचन। क्या होता है? अंतः कोशिकीय पाचन होता है। अब लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं ना। लाइसोसोम क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ। क्या था? प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है तो राइबोसोम, जो कि कोशिकीय द्रव्य में मौजूद होते हैं और यह जो खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। और ये इस प्रक्रिया में दो प्रमुख चरण होते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन, जैसे डीएनए से एमआरएनए, और अनुवाद, एगो एमआरएनए से प्रोटीन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अनुवाद होता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है और अनुवाद से एमआरएनए से क्या होता है? प्रोटीन बनता है। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता। लाइसोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे कोशिकाओं को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलोज शोषण और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोरिलीकरण जैसे प्रक्रियाओं के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और आनुवांशिक जानकारी भंडारण क्या है? डीएनए। आनुवांशिक जानकारी का भंडारण कहाँ होता है? आनुवांशिक के बारे में कहाँ पे जानते हैं? तो डीएनए में। और क्या होता है लाइसोसोम का कार्य? लाइसोसोम जो है ना एंडोसाइटोसिस पदार्थों का सेवन और एक्सोसाइटोसिस अवशिष्ट का निष्कासन और ऑटोफेगी सेल्युलर घटकों का स्वपाचन जैसी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इनमें जो प्रोटीज, लाइपेज, न्यूक्लियस जैसे विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो विभिन्न बायोमोलेक्यूल्स को तोड़ते हैं। लाइसोसोम को अक्सर कोशिकाओं का कचरा या निपटाना कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या होता है? अक्सर क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोशिकाओं का कचरा या निपटाना कहा जाता है। लाइसोसोम को अक्सर क्या होता है? कोशिकाओं का कचरा या निपटाना कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो भूमिका होती है अवशिष्ट शरण में होती है। इनकी जो भूमिका क्या होता है? अवशिष्ट शरण में होता है। अब लाइसोसोम की खोज कब किया गया था भाई? इसकी कोई खोज डी-ड्यूबे ने किया था। कब? 1955 में किया गया था। 1955 में किया था। लाइसोसोम का जो है लाइसोसोम गोलाकार पुटिकियाएं जो एक लिपिड बायोलेयर झिल्ली से घिरी होती है, जो उनके अम्लीय वातावरण को बनाए रखने के लिए होता है। और एंजाइम लाइसोसोम के भीतर के एंजाइम खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संचालित होते हैं और लाइसोसोम में संलग्न होने से पहले गोल्गी उपकरण में संयोजित है। रोग क्या था? रोग लाइसोसोमल एंजाइम को प्रभावित करने वाले उत्परिवर्तन से गोचर रोग और नीमेन-पिक रोग जो है ना, रोग लाइसोसोमल एंजाइम को प्रभावित करने वाली उत्परिवर्तन से गोचर रोग और नीमेन-पिक रोग जैसी स्थितियां हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या कि अनुच्छेद 270 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्य के बीच करों के टैक्स के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जो कि जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। अनुच्छेद फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि 101 में हुए संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल है। तो यानी कि दोनों क्या है? तो दोनों सही है। दोनों क्या है? तो दोनों सही है ना, दोनों सही है। अब यहाँ कुछ मुद्दे, यानी कि ये जो अनुच्छेद 270 और क्या है 70 आर्टिकल 270 है क्या? संघ और राज्यों को कहता है करों के बंटवारे को नियंत्रित करने के लिए। और 101वें संविधान संशोधन 2016 में क्या था? वस्तु कर जीएसटी को
लागू किया था। क्या शामिल किया गया तो राजस्व के संशोधित किया गया था, है ना। 121 संविधान संशोधन क्या था 2016 में आया था, किसी वस्तु एवं सेवा कर था। क्या संशोधन कर ने भारत में जीएसटी के वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी पेश किया, जिसको 1 जुलाई 2017 को, कब को 1 जुलाई 2017 को आर्टिकल 246 के ए को जोड़ा गया, जिसमें क्या है, जिससे क्या संसद और राज्य विधानमंडलों में दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 246 के ए के तहत क्या है, ये क्या है तो क्या है, संसद और राज्य विधानमंडलों में दोनों में क्या था, जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार है। और आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 269 का ए, आर्टिकल 269 के ए जो है ना, ये जो 69 के ए भी पेश किया है, जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर एकत्र किए गए जीएसटी के विभाजन से संबंधित है। एकत्र किए जीएसटी का विभाजन से संबंधित, एकत्र किए गए जीएसटी से क्या था, एकत्र किए जीएसटी से विभाजन से संबंधित है। वित्त आयोग जो है ना, जो वित्त आयोग किसके में है, 200 आर्टिकल 280 के तहत गठित किया गया था। ये कहता है, ये संविधान के दो आर्टिकल 280 के तहत गठित किया गया था। 15वीं वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता NK सिंह कर रहे हैं, और यह जो 21-26 की अवधि के लिए 21-26 की अवधि के लिए सिफारिश करने का काम सौंपा गया। जीएसटी का मुख्यतः विशेषता क्या है, तो जीएसटी गंतव्य आधारित कर दिया है, कर है, और यह वस्तु को या सेवाओं के ऊपर आधारित है। यह इसमें अब 5%, 18% और 40% है। कितने परसेंट, तो 5%, 18% और 40% है। जीएसटी परिषद और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के ए में स्थापित किया गया जीएसटी कर दरों, छूट और अन्य संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसकी जो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लगभग 2% की अवधि 2% की वृद्धि हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा, 2% की वृद्धि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर होता है कि यहाँ क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जी गुरुत्व त्वरण, जी का सूत्र होता है, जी बराबर होता है बड़ी जी इंटू एम बड़ी AR स्क्वायर होता है। अब इतना होता है, जी जो है गुरुत्वाकर्षण का, एम द्रव्यमान का, पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। जी में प्रतिशत परिवर्तन की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। प्रतिशत परिवर्तन का 2 गुना त्रिज्या में परिवर्तन है, और क्या है, त्रिज्या 1% घट की जाती है तो गुरुत्व त्वरण लगभग 2% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाते हैं, 2% बढ़। और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है तो कितना है, तो 6.67 10 पावर कितना, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक लगभग कितना, 6.67 10 पावर कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बलों की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला मूलभूत स्थिरांक है। पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना, 5.972 10 पावर कितना, 24 केजी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 5.972 गुना 10 पावर कितना, 24 केजी। 24 केजी है, 24 केजी है, कितना, 24 केजी है। वजन बराबर फॉर्मूला कितना होता है, W बराबर mg होता है, W बराबर mg। अगला है क्या है कि भारतीय नागरिक संहिता यानी कि BNSS के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाए। तो कितने हैं, 15 दिन, यानी कि 15 दिन, और प्रारंभिक रिमांड के विस्तार योग्य, प्रारंभिक रिमांड के विस्तार होगा।
यहाँ क्या होता है BNS और CRPC में अंतर। BNS जो है ना एक आपराधिक कानून को आधुनिक बनाने और प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए वो एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। और CRPC जो है कुछ कुछ अवधारणाओं को प्रस्थापित करता है। हिरासत अधिकार आरोपियों को वकील से परामर्श करने और अपने नज़रबंदी के कारणों के बारे में सूचित किए किए जाने का अधिकार। दुरुपयोग का रोकना पुलिस हिरासत पर सीमा कानून प्रबंधन एजेंसियों द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोगों को रोकने में मदद करती है। और न्याय का निरीक्षण या तो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित हस्तक्षेप या सुनिश्चित करता है कि हिरासत की प्रक्रिया वैध और निष्पक्ष बनी हो। वैध और निष्पक्ष बनी हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना PMKY नामांकन के लिए किसानों की आयु की सीमा कितनी है? किसान कितनी है तो 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष। अब ये कब आया था भाई, ये समझते हैं ना। ये कब आया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना PMKMY जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुआ? 2019 में किया गया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को कब शुरू किया था? 2019 में किया गया था। सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन को देखरेख में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को योजनाओं को देखरेख में। और ये वित्तीय वित्तीय सुरक्षा के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए नीचे दिखे गए थे कि उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्कों में सुधार करती है। और यह एयरलाइनों को वित्तीय व्यवहार्यताएं अंतर निधि प्रदान करती है। ए और आर दोनों सत्य है और RA का सही स्पष्टीकरण है। उड़ान योजना कब शुरू किया था? सरकार 2016 में शुरू किया था। ये देश के आम नागरिक जो कब किया था? शुरुआत की गई थी ये 2016 में किया गया, 2016 में किया गया था। और इसमें कुछ तो है नहीं। उड़ान की उपलब्धियाँ अक्टूबर 2023 तक उड़ान योजना ने भारत में 70 से अधिक हवाई अड्डों को जोड़ा और 425 मार्गों को शुरुआत की। भविष्य के लक्ष्य में क्या है? इसका योजना जो लक्ष्य 2030 तक उत्तरी पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित भारत के सभी क्षेत्रों को जोड़ना है। बुनियादी ढांचों को विस्तार करने और परिचालन हवाई अड्डों को संख्या को 100 प्लस तक करना है। कितने प्लस तक करना है? 100 प्लस तक करना है। हवाई अड्डों कितने? 100 प्लस तक करना है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन दो शहरों में अपना शीर्ष स्थान बनाकर बरकरार रखा है? तो वह लंदन और न्यूयॉर्क है। लंदन और न्यूयॉर्क है। हल्के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो यह कहता है ये जो है ना, ये उपभोक्ता व्यक्ति वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। या उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए क्या होते हैं? हल्के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। संविधान के साथ के अनुसूची 7 में शामिल है 3 विधियाँ सूची है। कौन कौन 3 विधि सूची शामिल है? कौन कौन 3 विधि सूची शामिल है? एक संघ सूची है जिस पर विषय क्या है? राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है जिसमें क्या है? डिफेंस है, विदेश मामले है, परमाणु ऊर्जा है और बैंकिंग है। और जो तो क्या है? राज्य सूची जो जिसमें कहता है जो राज्य और स्थानीय महत्व के लिए संबंधित पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सरकार। और संवर्धित सूची क्या है? तो जिसमें कहता है राज्य संघ और राज्य सरकार दोनों शामिल है। समान सही हित के लिए है, शिक्षा है, विवाह है, ट्रेड है, यूनियन और वन, ये सभी का संवर्धित सूची के विषय है। संघ सूची में कितना? संघ सूची में 1997 विषय शामिल है। मूल रूप से 100 है, लेकिन 42 संविधान संशोधन के बाद 42वें संशोधन के बाद संशोधित है। ठीक है। राज्य सूची में कितने विषय है? 66 विषय है, जो कि मूल रूप से 61 है किसमें? 42वें संविधान संशोधन के बाद। और संबंधित सूची में कितने? 52 विषय। संबंधित सूची में कितने? 52 विषय। मूल रूप से 47 थे। मूल रूप से कितने? 47 थे। ऐतिहासिक तर्क में क्या है? इन 3 सूचियों को अवधारणा जो है ना, कॉन्सेप्ट जब लाया तो भारत सरकार ने 1935 से ली गई है। यह है जो है शक्तियों का विभाजन करना, केंद्रीकरण करना और विकेंद्रीकरण के है। संशोधन और परिवर्तन 1976 के उदाहरण इसका क्या है? तो 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम ने शिक्षा और वन जैसे विषयों को राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थापित कर दिया।
अगला क्या है कि एक तटीय शहर बढ़ते समुद्री स्तर के जवाब में समुद्री दीवारों बनाने और इमारतों को ऊंचा करने का योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रियाओं की किस श्रेणी में आती है? तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के श्रेणी में आती है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन विशिष्ट भौतिकी मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह नियंत्रण प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखेगी? कक्षीय वेग अपनी कक्षा बनाए रखेगी। कौन सा? कक्षीय वेग है ना। कक्षीय वेग जो है ना, कक्षीय वेग वह गति है जो किसी उपग्रह को पृथ्वी की और जैसे खगोलीय पिंड के चारों ओर अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बिना प्रणोद के या गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस गिरे बिना, है ना। यही कक्षीय वेग बराबर क्या होता है? कक्षीय वेग बराबर होता है, क्या होता है? भी बराबर होता है कहता है अंडर जी बड़े जी एम आर होता है, बड़े जी आर होता है। भू स्थिर कक्षा जो कितने हैं? तो ये भू स्थिर कक्षा जो उपग्रह जो पृथ्वी से वो 3600 किलोमीटर, पृथ्वी से ऊपर 3600 किलोमीटर यानी लगभग 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। पलायन यदि किसी उपग्रह की गति पलायन वेग से यानी कि पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक हो तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को छोड़कर देगा और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसरो के अंतरिक्ष मिशन इसरो के चंद्रयान और नासा ने मंगल रोवर्स जैसे मिशन सफल लॉन्च और संचालन के लिए कक्षीय और पलायन वेगों की सटीक गणना करते हैं। न्यूटन के नियम क्या है? ये कक्षीय वेग न्यूटन की गति के नियमों और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। यह सिद्धांत कक्षा में बल, द्रव्यमान और गति के विभिन्न संबंधों की व्याख्या करता है।